चलो मन्नत, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा ही अब अपना चैप्टर बाकी रह गया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि अकाउंटिंग जो है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे यूज़ करा जाता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग यूज़र्स कौन होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, कौन इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। ठीक है, तो यूज़र्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बाहर कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जाएगी उससे पहले तो अंदर के लोगों के पास, जो कंपनी चला रहे हैं, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके पास होनी चाहिए ना वो इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ जाता है? इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आएंगे कंपनी के ओनर्स। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो ओनर जो है दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने अपने काम धंधे में, शोरूम को खोलने के लिए, बिजनेस को खोलने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, मशीनें वगैरह लगाने के लिए जो भी अपनी जेब से लागत लगाई थी, जो भी अपना पैसा लगाया था, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, उस पर उनको रिटर्न कितना मिल रहा है। अब इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा लगी हुई है और रिटर्न कम मिल रहा है, तो यानी कि अभी भी वो प्रॉफिटेबल पोजीशन में नहीं है फर्म। अगर जितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी रिटर्न उतना ही आने लगा है, तो हाँ कुछ उम्मीद फ्यूचर को लेकर नज़र आती है। और जब इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न हो जाए तो हाँ फिर कहा जा सकता है उस फर्म के बारे में कि अब वो जो फर्म है वो एक प्रॉफिटेबल पोजीशन पर है ना। उसके बाद इंटरनल यूजर्स में आते हैं मैनेजमेंट, कंपनी को चलाने वाले लोग ही, मतलब ओनर्स भी इसी का पार्ट होते हैं एक तरीके से। तो इनको क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? दे रिक्वायर इन्फॉर्मेशन ताकि अच्छे डिसीजंस ले सकें। साउंड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है गुड। ठीक है, सही तरीके से डिसीजन को ले सकें लोग। सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कि अगर इनको अपना कोई भी गुड बेचना है या कोई भी जो सर्विस है वो सेल करनी है, ठीक है, तो उसका ये लोग सेलिंग प्राइस जो है वो कितना रखेंगे, कितने में उसको बेचेंगे। फिर आते हैं इंटरनल यूजर्स के अंदर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो होते हैं यानी कि जो वर्कर, किसी फर्म, फैक्ट्री या इंडस्ट्री में जो काम कर रहे जो लोग हैं, वर्कर्स, तो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फर्म, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म, कि फर्म जो है वो कितने प्रॉफिट में है, आगे जाकर क्या ये फर्म जो है टिक सकेगा, सरवाइव कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। क्योंकि अगर सर्वाइविंग टेंडेंसी अगर फर्म की अगर गिर जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं फिर वो डिसीजन लेंगे एटलीस्ट कि यार उनको कुछ काम धंधा और कहीं ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर नोइंग अबाउट देयर इंक्रीमेंट, ताकि अगर फर्म प्रॉफिटेबल है तो एम्प्लॉयज़ को ये पता लगेगा कि क्या इनको आने वाले टाइम के अंदर इनकी सैलरी बढ़ेगी या फिर कोई बोनस वगैरह मिलेगा, या फिर अगर फर्म का बिजनेस का दिवालिया निकल चुका है या निकलने वाला है, मतलब लॉस में वो जा रही है फर्म, तो ये इंक्रीमेंट को तो भूल ही जाए, बोनस को तो भूल ही जाए, सैलरी भी फिर टाइम से मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी श्योर नहीं है। तो समझ गए मन्नत, इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है? क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, मतलब ये जो इंटरनल यूजर्स हैं आप इनको ऐसा भी कह सकते हो, दीज आर द पर्सन हु आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर लोकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल यूजर्स का अब आपको एक दूसरा नाम भी पता लग रहा है कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बंदे हैं, ऐसे बंदी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, फिर आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, फिर आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स को आप कह सकते हो दीज आर द पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो लोग हैं। तो इसके अंदर कौन कौन आता है? सबसे पहले तो यहां पर बात होती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स को बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा रखा है कंपनी के शेयर्स में या स्टॉक में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि अपने पैसे को एक कंपनी में लगाने के बाद उनका रिस्क कितना है
और वो फ्यूचर में क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, नियर फ्यूचर में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को वो लॉन्च कर रही है, कंपनी की जो ब्रांचेस हैं वो और ज़्यादा एक शहर से दूसरे शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यस लोगों को दिखता है कि आने वाले टाइम के अंदर इस कंपनी के अंदर हमें एक होप, एक उम्मीद नज़र आ रही है, तो फिर वो अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते चलेंगे। लेकिन अगर उनको उस कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर उनको लग रहा है ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की है, तो ऑब्वियसली बात है लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को या तो करेंगे ही नहीं, या फिर अगर वो अभी तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेंडर्स को। लेंडर्स को इसलिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, दे रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू नो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी जो है क्या उसकी इतनी औकात है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब एक तरीके से कंपनी की हम लोग वर्थ को जान रहे हैं, क्या जो कंपनी है उसकी कोई एक औकात है कि अगर हम उसको लोन देंगे, लेंडर कौन होगा जो लोन देगा कंपनी को, यहां पर आप किसको लेकर आ सकते हो, बैंक्स को, है ना। तो क्या वो कंपनी, उसकी कोई एबिलिटी है, सक्षम है वो कंपनी के वापस लोन को रीपे कर सके। और लोन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो मान लो कि आपने लोन ले रखा है 1 करोड़ का बैंक से, तो ये जो 1 करोड़ है ये होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये 1 करोड़ रुपए हैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन इसके साथ साथ आपको ब्याज भी तो देना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो लेंडर्स को ये पता लगता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर कर एक कंपनी के बारे में, एक फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कि अगर ये हमसे लोन मांग रहे हैं और अगर हमने इनको लोन दे दिया तो क्या इनके पास एबिलिटी है टू रीपे दैट लोन अमाउंट। ठीक है। फिर यहां पर बात आती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए पड़ती है, ठीक है, टू नो वेदर देयर ड्यूज विल बी पेड और नॉट। जो कंपनी को किसी का पैसा देना था, ठीक है, पहले किसी ने पैसा लगाया था कंपनी के अंदर, ठीक है, मतलब ये इन्वेस्टर्स नहीं है, क्रेडिटर्स है, मतलब कंपनी को, मतलब बेसिकली इन्होंने पैसा वगैरह दे दिया कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो जो पैसा पेंडिंग है अभी इनका, कंपनी से ये बोलती थी कि हर महीने हम आपको अपने प्रॉफिट में से इतना इतना हिस्सा देंगे, तो इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके क्रेडिटर्स को पता लगता है कि जो इनके जो ड्यूज हैं जो अभी क्लियर होने वाले हैं, या कंपनी ने अभी इनको पूरा पैसा दिया नहीं, आने वाले टाइम में देगी, तो क्या वो इनको मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। और वो मिलना ना मिलना किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी जा रही है तो येस क्रेडिटर्स कैन बी श्योर्ड, उनको श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार हमें पैसा अपना वापस मिल जाएगा। अदरवाइज उनको लगेगा हमें अपना पैसा नहीं मिल सकता इतनी आसानी से, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग की तरफ ज़्यादा जा रही है। फिर एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में आते हैं कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स को बेसिकली ये दिखता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर कि वो ये मेक श्योर कर सके कि एक बिजनेस जो है उसकी कॉन्टिन्यूटी कितनी रहेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, की कंपनी जो भी चीज़ें बना रही है क्या कंपनी उसको सप्लाई कर पाएगी, क्या कंपनी उसको सेल कर पाएगी, क्या लोगों ने साल 2024 के अंदर, साल 2025 के अंदर सामान खरीदा था कंपनी का, लोग इंटरेस्टेड थे क्या, लोगों को ये जो कंपनी बिस्किट्स बना रही थी, केक बना रही थी, मफ़िन बना रही थी, क्या लोगों को ये इनके बिस्किट नमकीन वगैरह पसंद आए हैं, क्या 2026 में भी वो इंटरेस्टेड होंगे खरीदने में। ये कस्टमर्स जो हैं इनको ये सब चीज़ें पता लगती हैं बाय सीइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी ऑफ प्रीवियस ईयर। ऑब्वियसली बात है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर जो कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन छुपी होती है वो पास्ट टाइम की होती है। आप नियर फ्यूचर को लेकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, है कि नहीं मन्नत, बताओ। फ्यूचर को लेकर हमने कल भी सीखा था ना, ये आप फ्यूचर को लेकर अनुमान नहीं लगा सकते कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा इतना लॉस होगा, क्योंकि इकोनॉमी के क्या हालात रहेंगे इस चीज की गारंटी कोई नहीं ले सकता। क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर बात आती है एक्सटर्नल यूजर्स में गवर्नमेंट की, सरकार की। तो यहां पर एक्सटर्नल यूजर्स अभी तक तो आप इतना ही जानते थे, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर, कस्टमर। अब और भी एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में आप जानो। गवर्नमेंट
को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके ये पता लगता है कि कोई भी जो फर्म है, कोई भी जो बिजनेस एंटिटी है, क्या वो सरकार के द्वारा बनाए गए जो कायदे कानून नियम है, जो रेगुलेशंस है, क्या कंपनी उससे कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। कंप्लाई का मतलब है कि कंपनी उन सारे सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है, इग्नोर कर रही है, चीटिंग तो नहीं कर रही है कोई कंपनी। ठीक है, ताकि सरकार जो है वो कंपनी को मतलब चलवा सके इकोनॉमी के अंदर, या फिर अगर कंपनी कोई फ्रॉड वगैरह कर रही है तो उसको बंद करवा सके, ताकि जनता के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, फिर आते हैं यहां पर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स मतलब मान लो कि एक फर्म के सामने ये है एक फर्म ए, और इसका कॉम्पिटिटर कौन होगा, जो बाकी सारी फर्म्स होंगी, लाइक बी सी डी, कितनी भी हो सकती हैं सामने वाला। इस फर्म ए के सामने बाकी सारी जो फर्म्स हैं बी सी डी ई एफ, वो सारी जो हैं वो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके। तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक कंपनी की द्वारा जो प्रेजेंट करा गया है उसको यूज करते हैं, ताकि वो एक कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगा सके। अगर उस कंपनी के पास स्ट्रेंथ है तो फिर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये सोच सके कि हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, हमें अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है। अगर वो कंपनी वीक है तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है जिसकी वजह से सामने वाली कंपनी जो है वो बंद हो गई थी, ऐसा कॉम्पिटिटर्स को आइडिया लग जाता है। उसके बाद जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप मतलब मैंने आपको बताया था कंपनीज कभी कभार एनवायरमेंट के लिए, है ना, अनाथालयों के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, इन सब के लिए पैसा डोनेट करती है ना, अपने प्रॉफिट से। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है रिलेटेड टू द फैक्ट कि कंपनी जो क्लेम कर रही है कि उसने इतना इतना पैसा दिया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो कंपनी ने अपने जो वादे हैं, जो बता रखा है अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, क्या सच में कंपनी ने वो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, या फिर किसी मंदिर मस्जिद के निर्माण के लिए, या वृद्ध आश्रम के लिए, या अनाथालय के लिए पैसा दिया भी है, कि झूठ बोल रही है कंपनी अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है टैक्स अथॉरिटीज को। इनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ये असेस करने के लिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही कंपनी ने क्या अपनी जीएसटी फाइलिंग कर रखी है, क्या उसी प्रकार से प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स भर रखा है कि नहीं भर रखा है। वैसे देखो, जब बात कंपनी की आती है ना, तो यहां पर इनकम टैक्स हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो एक पर्सन का होता है। लेकिन अगर यहां पर ये जो कंपनी है, ये फैक्ट्री है, फर्म है, ऑब्वियसली बात है कंपनी है, तो हम उसको इनकम टैक्स ना कहकर कौन सा टैक्स कहते हैं, हम उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। हम उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर हो गया? तो पता लग गया आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं डिटेल्ड तरीके से और ज्यादा। गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि जो फर्म है वो सरकार के द्वारा बनाए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे कंप्लाई कर भी रही है कि नहीं कर रही है, ओबे कर रही है। सरकार ने जो कायदे कानून बना रखे हैं कि कंपनी को ऐसा ऐसा करना है और कंपनी को ऐसा ऐसा नहीं करना है, तो कंपनी ने क्या ऐसा ही करा है या फिर अपनी मनमर्जी चलाई है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या होती है। देखो, हमने कल वैसे तो ये जाना था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जब हम लिमिटेशंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो हमने बात करी थी कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर उसको इग्नोर करा जाता है। पढ़ा था ना कल हमने, ठीक है, कि यहाँ पर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स की बात नहीं करी जाती है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिन फिर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या होते हैं, मतलब यानी कि जब कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग प्रोफाइल को मेंटेन कर रही होती है, बना रही होती है, तो उसके अंदर क्या कुछ क्वालिटीज़ होती है कि हमेशा सिर्फ बात मॉनेटरी टर्म्स में ही होती है। देखो, मॉनेटरी टर्म्स में यानी कि मनी टर्म्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर बात तो होती है, लेकिन कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी जुड़ी होती है एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले आता है रिलायबिलिटी। अच्छा, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप रिलायबल आप उस पर्सन को या उस चीज को कहते हो जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको। अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो,
भरोसा कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं रिलायबल। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा कंपनी को ऐसी देनी चाहिए कि वो फैक्चुअली करेक्ट हो। अगर लॉस हुआ है तो वो उसको प्रॉपर तरीके से बताएं, प्रॉफिट हुआ है तब भी वो प्रॉपर तरीके से बताएं। इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट ना करा जाए, ठीक है, और उसको हम वेरीफाई भी कर सकें अच्छी तरीके से। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बायसनेस। किसी भी प्रकार की कोई गलती या फिर कोई बायसनेस यानी कि पर्सनल जजमेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर दो, झूठे झूठे फैक्ट्स प्रेजेंट कर दो, आपकी कंपनी लॉस उठा रही है और आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर आप उसको प्रॉफिटेबल दिखा रहे हो। उसके बाद बात आती है रेलेवेंस की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर्स। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर सिर्फ वो वाली चीजें लिखी जाए जो काम की बातें हैं, पर्सनल बातें ना लिखी जाए कि यार कंपनी के जो ओनर्स है वो लिख रहे हैं भाई मेरी बीवी से तलाक हो गया है ना, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। ये सब बातों का कोई मतलब है? आप बताओ मुझे मन्नत, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर पर्सनल चीजों का कोई मतलब है लिखने का? कि कंपनी का ओनर ये बता रहा है कि मुझे ना जॉगिंग करना बहुत पसंद है, मैं तो 3 टाइम मंदिर जाता हूं, कुछ मतलब है इन सब बातों का? है ना। लोगों को तो यही जानना है ना कि भाई आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, क्या आपकी पोजीशन है, आप फ्यूचर में क्या प्लान्स लेकर आ रहे हो, क्योंकि ये काम धंधे वाली बातें हैं, है ना। यहाँ पर पर्सनल लाइफ की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो वही चीज़ें पुट करनी चाहिए कंपनी को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर जो कि यूजर्स के लिए रेलेवेंट हो। फालतू की इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अच्छा, अगर हम ये कहें कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट होना है तो रेलेवेंसी के लिए हम किन किन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेंगे? एक तो वो इंफॉर्मेशन टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप इंफॉर्मेशन को कहोगे टाइम पर। मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइम पर अवेलेबल है तभी तो आपके लिए रेलेवेंट होगी। अब एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2026 को हर एक कंपनी का जो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। अब आप तो ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार 2-4 महीने के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सारी कंपनी की निकल कर आ जाए। अब अगर आपको साल 2025 की कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट साल 2030 में जाकर मिल रही है तो वो आपके किसी काम की है क्या? नहीं ना। तो इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन टाइम। इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें वो मदद करे ताकि हम प्रिडिक्शन कर सकें फ्यूचर की। प्रिडिक्शन हमेशा फ्यूचर को लेकर होती है, और पास्ट में कंपनी की जो परफॉर्मेंस रह चुकी है उसके ऊपर हम फीडबैक दें। जो प्रिडिक्शन वर्ड होता है वो हमेशा आपको पता है कि फ्यूचर से रिलेटेड होता है, और जो फीडबैक होता है वो हमेशा पास्ट से रिलेटेड होता है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि कोई भी उस इंफॉर्मेशन को अगर यूज कर रहा है तो वो एटलीस्ट कोई भी जो पर्सन, कोई भी जो कंपनी, सरकार वगैरह जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनके डिसीजन इन्फ्लुएंस तो हो, उनके डिसीजन एटलीस्ट इन्फ्लुएंस तो हो सके इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये है रेलेवेंस। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर्स को मिलनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो मिलती है डिसीजन मेकर्स को, इट मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन सेम सेंस एज इट वॉज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। जैसे उसको प्रिपेयर करा गया था उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, और जैसे उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ओनर्स को देने से पहले कन्वे करा गया था, वो सेम बातें जो लिखी हुई हैं वो वैसे ही डिसीजन मेकर्स को समझ में आनी चाहिए। यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, ज़्यादा तिगड़म के साथ हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे तो डिसीजन मेकर्स अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यानी कि कंपनी के मालिकों को, जिन्होंने भी, कंपनी के मालिक ने जिन भी लोगों को बोल रखा है कि तुम हमारे बिहाफ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करो, तो वो मालिकों को समझ में आनी चाहिए। फिर है कंपेरेबिलिटी। यूजर्स, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आसानी से कंपेयर कर सके। कंपेयर किससे करना है हमें? फर्म ए की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर करेंगे
फर्म बी, सी या डी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है दे मस्ट बिलोंग टू कॉमन पीरियड, एक ही टाइम पीरियड की होनी चाहिए सारे फर्म्स की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एंड दे शुड यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। सारे लोग एक ही मेथड का यूज करें, एक ही फॉर्मेट का यूज करें, तभी तो कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन आपका इजी हो सकेगा। और कल हमने 2 टर्म सीखे थे, ये 2 टर्म दोबारा आ रहे हैं हमारे सामने, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर होता है बिटवीन 2 फर्म्स, जब आप अपने फर्म को दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करते हो उसको हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और इंट्रा फर्म होता है जब आप कंपैरिजन करते हो इंफॉर्मेशन का ऑफ अ सेम फर्म विद पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि आप अपनी ही कंपनी के रिकॉर्ड को कि 2024 में हमारा रिकॉर्ड कैसा था, 2025 में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी और 2026 में कैसे रहने वाली है। तो जब आप पास्ट के बेसिस पर फ्यूचर की प्रोडिक्शन करोगे तो हम उसको कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। आप अपनी ही फाइनेंशियल पोजीशन को क्रॉस चेक कर रहे हो, पास्ट से रिलेटेड, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक आप उसको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, फिर जितने भी हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े हैं वो यहाँ पर ये टर्म्स आपके सामने, आप बस उसको ग्लैंस कर लेना एक बारी, और पूरे चैप्टर का जो माइंड मैप है ये हमारे सामने है यहाँ पर। ठीक है, तो चैप्टर मैंने अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिया। अब इसमें कोई भी बातें ऐसी नहीं रह गई हैं जो कि एग्जाम में आ जाएंगी या फिर आपको पता, मतलब एग्जाम में आने के बाद आपको पता नहीं होगी, आपको सब कुछ पता होगा। जस्ट अच्छे से रिवाइज करना है इसको, ठीक है, और अच्छे से लर्न कर लेना है इसको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।